मैं आप सबको का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार छात्र साथियों का। आज के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के इस कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष हमारी बहन ज्योति सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर जी, आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के जो हमारे संयोजक संदीप भाई जी, कैलाश भगत जी, हमारे बहुत ही अजीज मेरे सतपाल जांबा विधायक जी और सुरेश जी महामंत्री जी और दूसरा को साथी राजपाल जी, सम्मानित सभी कार्यकर्ता साथी और हमारी बेटी सुरभि है ना, हाँ, चेयरपर्सन और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरे देश में शुरुआत की है, क्योंकि जो देश इंडिपेंडेंट खुद मजबूत होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संकल्प लिया था कि सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देश को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। आज हम सुरक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि देश आज बहुत मजबूत देश है। हिंदुस्तान आज बहुत मजबूती में आज सुरक्षा की दृष्टि से है। आर्थिक दृष्टि की बात करें तो देश 2014 में हम 11वें स्थान पर थे, फिर बीच में जीएसटी लगाई, लेकिन आत्मनिर्भर जब देश अब हुआ तो जीएसटी को कम किया और पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज गया कि 28% जो जीएसटी थी उसको घटाकर 18 स्लैब को 12 को 5 और 5 को 0, और उससे पहले 12 लाख की इनकम टैक्स में रिबेट दी थी, जिससे देश में बहुत अच्छा मैसेज गया था। तो इसलिए मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा आत्मनिर्भर जो उनका लक्ष्य था उससे भी पहले देश को स्थिति में लाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल, जो देश में चीज बनने वाली है वो देश में ही बने। इस विजन को जन आंदोलन में बनाने लगे पूरे देश में आत्मनिर्भर आज संकल्प अभियान शुरुआत की है। इसके साथ 25 सितंबर 2005 को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से हमने शुरुआत की है और ये 25 दिसंबर 2025 तक सरदार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक ये अभियान लगातार चलेगा, पूरे देश में चलेगा। आज मैं सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को, जो 3.25 करोड़ जनता है, हम उसको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं और आपसे अपील भी करते हैं इस राष्ट्रीय महायज्ञ में आप सभी योगदान करें, जिसमें देश हरियाणा सबसे अग्रणीय रहे। स्वदेशी विचार हमारे लिए एक नया नहीं, हमारी स्वतंत्रता का आधार रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को लेकर 1905 में और बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तक की स्वदेशी ने हमेशा आत्मनिर्भर मार्ग दिखाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में हमें सिखाता है कि आर्थिक अवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए, तभी हम स्वतंत्रता रक्षा कर सकते हैं, न्याय की गारंटी दे सकते हैं। इसी प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। यह तभी संभव है जब अपनी जरूरत हर चीज खुद बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 3 स्तंभों में आधारित है। वो ये है
स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी का अभिप्राय है कि भारत में वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना चाहिए। इस दिशा में देश स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है। पिछले दिनों इसरो ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। मुद्रा में PLI योजनाओं द्वारा MSME के निर्माताओं को दिए गए सहयोग में हमारी स्वदेशी न्यू निर्माण क्षमता बहुत बड़ी है। हमारा कुल $825 बिलियन आज पहुंच गया है। इसके साथ साथ आज सब सभा का अर्थ है हमारी भारतीय भाषाओं की ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने में है। भारतीय भाषाओं का प्रशासन और संचालन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नया अनुभव स्थापित किया है। नई शिक्षा नीति देश के गुरुकुल शिक्षा प्रणाली फिर से जीवित कर रही है। यह त्रिभाषा शिक्षा को बढ़ावा देगी। हम MBBS इंजीनियरिंग तथा विज्ञान विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं। इसी प्रकार स्वभूषा का अर्थ है अभिप्राय। हमारी अपनी विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शस्त्र को अपनाने से है। इस दिशा में आजाद भारत में पहली बार खादी ग्राम उद्योग का कारोबार 1,70,000 करोड़ रुपए पार गया है। पिछले 10 वर्षों में इस उत्पाद में 315% की बिक्री और 400% वृद्धि दर्ज आई है। एक जिला एक उत्पाद योजना में देश 750 से अधिक जिलों में 1200 अधिक उत्पादों की पहचान हो गई है। इन उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन पर 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अधिक पहुंच गई है। तीनों स्तंभों की मजबूत करके हम गुलामी की मानसिकता से हर निशान को मिटा सकते हैं और अपनी विरासत पर गर्व कर सकते हैं। भारत के लिए आत्मनिर्भर कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है जो आज जमीन पर उतर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत की रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ चुकी है। 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपये था, अब 2025 और में 23.622 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आकाश और नाग जैसी मिसाइलें हमारी स्वदेशी ताकत का प्रमाण है। आज हमारा बना चुका है। 2025 में 24.3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हम दुनिया में 20% जेनेरिक दवाएं, 60% वैक्सीन की आपूर्ति कर रहे हैं। आज अमेरिका में 40% और ब्रिटेन में 25% दवाएं भारत से जाती हैं। देश में बिकने वाली 99.20% मोबाइल अब मेड इन इंडिया हैं। वर्ष 2014 में देश में मोबाइल बनाने की संख्या अब 300 से भी अधिक हो गई है। मंगलयान से लेकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मशीनों ने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। आज 200 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत में है। वैश्विक स्पेस इकोनॉमी हमारी हिस्सेदारी 2030 तक 8% का लक्ष्य है। इसी प्रकार से भारत आज नवीनकरण क्षमता में चौथे और ऊर्जा में तीसरे स्थान और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 49% और पवन ऊर्जा अभी 2 गुना हो चुकी है। हमारी 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह माध्यम से सशक्त हुई है। मुद्रा ऋण लेने वाले 68% और स्टैंड अप इंडिया लाभार्थियों में 83% की अभी हमारी बहनें हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प एक सफल मंत्र है। सच्ची आत्मनिर्भरता आर्थिक नहीं होती, ये मानसिक और सांस्कृतिक भी होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश गुलामी की मानसिकता से हर इस राजधानी दिल्ली में आज राजपथ कर्तव्य पथ का नाम बदल दिया गया है। इंडिया गेट जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना की गई है। यह बदलने से भारत की एक तस्वीर है। इसी प्रकार से भारतीय नौसेना ध्वज जो सेंट जॉर्ज फ्रांस के को हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के की मोर से प्रेरित चिन्हन को अपनाया गया है। यह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है।
आईपीएस और सीआरपीसी से गुलामी के दौरे में कानून के जगह भारतीय न्याय, नागरिक सुरक्षा और साक्ष्य संहिता का आना ऐतिहासिक कदम है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, हरिद्वार उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, ये हमारे सांस्कृतिक विकास को दिखाता है। आत्मनिर्भर भारत को संकल्प अभियान में हरियाणा प्रदेश अपनी पूरी शक्ति के साथ आज योगदान दे रहा है। इसलिए हरियाणा एक की धरती पर परिश्रम उद्यम की धरती है। यह जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान की चरितार्थ करने में हरियाणा में आगे रहा है। हमने अभियान को हरियाणा के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। अगले महीने हरियाणा में सभी जिलों में नवंबर और दिसंबर में सभी मंडलों में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें हम अपने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों और किसानों को सक्रिय रूप से शामिल करेंगे। हम व्यापारी सम्मेलन, एमएसएमई उद्योगपतियों सम्मेलन, विशेषकर से कॉलेजों में युवाओं के साथ संवाद के संकल्प सेमिनार आयोजित करेंगे। पूरे प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो स्वदेशी का घर घर तक आवाज पहुंचाई जाएगी। दीपावली के इस त्योहार के दौरान हम सब मिलकर स्वदेशी लाइट्स की जगह अपने मिट्टी से बने दीयों को प्रयोग करने के लिए लोगों से प्रोत्साहित करेंगे। हम पूजा पंडालों में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल और बैनर लगाएंगे। हम हर संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लोगों को डिजाइन करके दुकानदारों को, व्यापारियों को वितरित करेंगे ताकि वे गर्व से अपने स्थानों में प्रदर्शनी कर सकें। मैं आपके सबके माध्यम से हरियाणा के हर नागरिक से आह्वान करता हूं कि इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में जन आंदोलन बनाएं। मैं किसान भाइयों से भी प्राकृतिक खेती उपजाने की फूड प्रोसेसिंग में आने के लिए अपील करता हूं। युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। स्टार्टअप इंडिया मुद्रा योजना के लिए आप आगे आए। इसके साथ साथ में आप सभी साथियों का आइए हम सब मिलकर संकल्प में अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक व्यावसायिक जीवन में स्वदेशी अपनाएंगे। हम आत्मनिर्भर हरियाणा का, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ पूछे आप साथियों को बात करनी। अभी मुख्यमंत्री ने जो है हरियाणा की पंचायतें हमको करोड़ रुपए दिए हैं, वो कैसे मिलेंगे? मेरे पास 6200 ग्राम पंचायतें हैं। हमने 404 करोड़ 79 लाख हमने ग्राम पंचायतों को 5000 से ज्यादा 6900 करीब पंचायतें हैं, 3 जिला परिषद हैं और 27 उसमें ब्लॉक समिति है। आप ये भी सवाल शायद जरूर करेंगे, मैं पहले आपको बता देता हूं कि जिन ग्राम पंचायतों ने, जिला परिषद ने, ब्लॉक समिति ने 75% पैसा कंज्यूम कर लिया, हमने उसको पैसा ही भेजा है। ये HFC का था, हरियाणा फाइनेंस कमीशन का पैसा था और मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है क्योंकि केंद्र से अप्रूवल आ चुकी है। 195 करोड़ रुपया जो CFC जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का है हमारे पास अप्रूवल आ गई है, लेकिन कुछ प्रोसेस फाइनेंस डिपार्टमेंट का केंद्र में रहता है और दिवाली से पहले दूसरी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। सभी पंचायतों को इसमें सभी पंचायतों को मिलेगा, लेकिन ये जिन 75% जो पैसा उनके पास पड़ा है उन्हें यूज किया ही नहीं, ये पहले उनको भेजा है। मंत्री जी, चाइनीज माल जो है, चाइनीज प्रोडक्ट है, वो धड़ल्ले से मार्केट में आ रहे हैं, तो लोकल को वोकल कैसे बना पाएंगे? इसके लिए सरकार, माननीय नायब सैनिक सरकार ऊपर केंद्र से देश के प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान भी किया कि आम जन जन तक जाकर के आप बैनर लगाएं, लोगों को समझाएं। तो इसलिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान जो शुरुआत देश में की थी, आज मैं कह सकता हूं देश का हर नागरिक आज स्वच्छता के प्रति आस्था रखता है। तो इसी अभियान में भी शुरुआत की तो धीरे धीरे, मैं नहीं कह सकता कि एकदम से इस पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मेजोरिटी में लोग मन बना लेंगे कि हम जो प्रधानमंत्री ने कहा है हम उस पर पूरा अमल करेंगे। क्योंकि चीजें मार्केट में है, कोई आपके हाथ में घड़ी भी है और विदेशी घड़ी है, तो धीरे धीरे आपका होगा जी भी सब लोग मेड इन इंडिया डाल रहे तो मैं भी क्यों ना डालूं। तो इसलिए ये धीरे धीरे सब ये समाप्त हो जाएगा और सब स्वदेशी पर आ जाए। अमेरिका से टैरिफ लगाने की बातचीत से दोबारा संबंध मोहन भाई ने कहा
भी चीन का सामान 12 लोग यूज करने लगे हैं, चीन से संबंध बना रहे हैं दोबारा भारत की तरफ से, वायु उड़ान की दोबारा जब शुरुआत हो रही है, आप टेक्टर फैर भी वो कौन रोक रहे हैं? इसके लिए ये सब चीजें जो आपने की है, ये केवल माननीय प्रधानमंत्री के अधिकार की बात है। किस टाइम देश के लिए क्या फैसला लेना है, किस देश से क्या संबंध बनाने हैं, ये जो हमारे राष्ट्रीय जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री हमारे इसके सभी के चेयरमैन, तो ये फैसला हाई जैंती ऊपर की मीटिंग में ये फैसले लिए जाते हैं। हरियाणा सरकार का IMT प्रोजेक्ट है, किसानों की बात चल रही है, किसान उचित निकाले 5 एकड़ जमीन चाहिए, केवल 7,000 एकड़ जमीन का सेशन किसानों से निकाले हरियाणा सरकार। इसलिए IMT केवल अतीत में 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे IMT के लिए या अन्य कोई पारसनाथ, IDI, TDI, सोमय, सब के लिए हुड्डा सरकार में जमीनी किसानों से कोडियों के भाव ली। लेकिन जब से हमारी 15 साल से सरकार आई है, कोई किसान कह दे कि जबरदस्ती किसी से कोई 1 इंच भी सरकार ने ली है। माननीय मनोहर लाल जी ने हमारा जो लैंड, जो किसान अपनी मर्जी से कोई सरकार को लैंड देना चाहे तो उसके लिए बैंक बनाया था, लैंड बैंक बनाया था। तो उस जमीन को इकट्ठा करके किसी भी सरकारी पर्पज के लिए उसको किया जा सकता है। और जैसे आज नायब सैनी हमारे बहुत सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, चाहे माननीय मनोहर लाल ने घोषणा की है कि आज नायब सैनी घोषणा करते, पहले हम उसका सारा क्राइटेरिया चेक करके उसके बाद प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं, और जो प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं तो उसका पूरा भी करेंगे। मंत्री जी, भगवान वाल्मीकि को लेकर जो विवाद कैथल 2-3 जगह आया है, उनके इतिहास को लेकर एक शब्द यूज किया जाता है, डाकू को बोला जाता है, ऐसे कई मंच से, और कई स्कूलों की किताबों में भी ऐसा पढ़ाया जाता है। इस तरह कई विवाद कैथल में आ चुके हैं, आपकी प्रतिक्रिया है? इसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने राम के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी है, हम उनको भगवान रूप मानते हैं, भगवान रूप मानेंगे। आज रामायण जो लिखी गई है भगवान महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। ये इस प्रकार के बयानबाजी देने, इस प्रकार के महर्षियों के प्रति यदि किसी ने इस प्रकार की टिप्पणी की है तो मैं उसको कंडम करता हूँ। हमें महर्षियों का सम्मान करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमने महर्षियों का सम्मान किया है। जब माननीय मनोहर लाल जी 2014 में आए, उससे पहले अतीत में जितनी भी सरकारें बनती थी, चाहे भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती थी, या संत कबीरदास जी की जयंती थी, या हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, हमारे जितनी भी जो जयंतियाँ थी, संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंतियाँ थी, पूरी केवल ये खर्चों में बनती थी। लेकिन मनोहर लाल जी से हमने अनुरोध किया, उनके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद ये सरकारी तौर पर बनेगी। हर साल आप देखते हैं, अब ये जो 14 अप्रैल की जयंती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती खुद मनाने के लिए आए, तो हिसार में और यमुनानगर में आए। तो इसलिए सदा हमने शहीदों का और हमारे महर्षियों का सम्मान किया, सम्मान करें। मंत्री जी, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि पहले हमने कांग्रेस की रांद काटी, अब की बार भाजपा की बारी है। साथियों, कोई साथी कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आप सम्मानित पत्रकार हैं, और प्रेस के सामने मैं ठोक के एक बात कह रहा हूं, जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी है, हरियाणा में भी 25 साल तक कंटिन्यू बीजेपी की सरकार रहेगी। इस मेरी बात को आज ध्यान। कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया दोबारा, आप क्या कहोगे? इसलिए कांग्रेस का 1991 में साथियों में पहली बार विधायक बना था, और 30-35 साल से मैं लगातार विधानसभा में प्रतिनिधि कर रहा हूं। पहली बार 1 साल बाद इन्होंने अपने विपक्ष का नेता चुना है। अध्यक्ष पहले भी इनके बनते रहे हैं, इतने लंबे समय के बाद इन्होंने अध्यक्ष बनाया है। अब से पहले इनकी गुटबंदी शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी ये कोई संगठनात्मक पार्टी नहीं है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी समय कुछ भी बोल दे, तो ऐसी पार्टी हम पार्टी नहीं मानते। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे देश में राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के सम्मानित संवैधानिक को हम मानते हैं, मानेंगे, और सब नहीं मानना चाहिए। पूरे देश में उन्होंने एक प्रचार किया, यदि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। साथियों, आपका भाई कृष्ण कुमार इस बात का गवाह है। बस जब मैं राज्यसभा में था तो उस टाइम में हाउस में मौजूद था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, वो डेट आप निकाल कर देखना, 27 जून 1961 की वो चिट्ठी है। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि 1947 में देश आजाद हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया, आज लोग सामर्थ हो चुके हैं तो इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उसको एडिट करके कटिंग करके चला कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने वोट चोरी की बात कि सामने आज पूरा प्रचार किया, उसमें वो फेल हुए। जब साथियों 2019 में चुनाव हुए तो पूरे देश में इनकी 52 सीट आई थी। आज 2024 में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए इनकी 99 सीट आई है। यदि हम वोट चोरी होती तो 52 से 99 कैसे हो सकती थी, उसमें फेल हुए। तीसरा उसने एक बयान दिया है कि बहुत जल्दी मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं। तो पूछने वाला चाहता हाइड्रोजन क्या होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है आज हिंदुस्तान ताकतवर देश हो चुका है, यदि कोई दुश्मन देश तो परमाणु बम का भी प्रयोग करे हिंदुस्तान उसकी परवाह भी नहीं करेगा। तो ऐसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा को ही विपक्ष का नेता बनाना, तो 1 साल का इंतजार लगता है अभी छूट है जरूर। ये कांग्रेस के लोग जवाब के बीच में ये सवाल उनसे करना है। मंत्री जी आखिरी बात सुरजेवाला कहते हैं कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। हरियाणा में 80 से ज्यादा जो गैंग एक्टिव हैं और व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था? इसके लिए अभी मेरा विधानसभा का सेशन चला था और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विपक्ष की तरफ से एक सवाल था और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे ऑथराइज किया था। तो मैंने पूरा चाहे कोई क्राइम था, मैं मर्डर था, बलात्कार था, चैन स्कैनर चोरी का था या फिरौती थी, डकैतियां थी या धमकियां थी, वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट 2004 से लेके मैंने और अप टू डेट तक का मैंने ब्यौरा दिया था। और मैंने विशेष तौर से अपने कार्यकाल का बताया था 2018 में क्या स्थिति थी और 24 में क्या स्थिति है। आप आंकड़े देखेंगे 2018 के बाद जो स्थिति थी उसमें कहीं पर किसी क्राइम में 60%, किसी में 50%, किसी 40% कम हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं 2018-2024 के अभी एनसीईआरटी के जो अभी डाटा आया है सर, उसमें चौथे नंबर पर जो है हरियाणा है क्राइम के हिसाब से। इसके लिए एनसीआर उसमें जो आर्टिक जो रिपोर्ट है उसमें मैंने वो देखी नहीं, वो देख लूंगा। लेकिन मैं सरकारी आंकड़े हरियाणा प्रदेश के 2018 से 24 के मैंने खुद प्रस्तुत किए, उसमें 60%, 40%, 50% कम हुए। धन्यवाद। मंत्री जी एक सवाल है, सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, लेकिन मोहन भागवत जी ने चिंता जाहिर की है कि अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता जा रहा है कुछ ही लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति। इसलिए सम्मानित मोहन भागवत जी हम उनको नमन करते हैं। जो बात वो कहते हैं बड़ा छोटी बात तो कह नहीं सकते, बहुत समझकर और आने वाले भविष्य तक की भी वो बात करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, हम चाहे गरीब है चाहे अमीर है, प्रधानमंत्री सबका सम्मान करते हैं। क्या जीएसटी से गरीब आदमी को फायदा नहीं हुआ? मैं झील के अंदर गया तो जो श्राद्धों के बीच में किसी ने स्कॉर्पियो बुक कराई 20 लाख की और मौके में कस्टमर मुझे मिला भी तेरे को कितना फायदा हुआ जी? 1 लाख का। फिर मैं गया एक ट्रैक्टर पर, एक किसान ने स्वराज ट्रैक्टर 855 लिया, उसने बुक करा भी तेरे को कितना फायदा हुआ? मुझे 70,000 का फायदा हुआ। फिर मैं हीरो मोटर में उसे मोटरसाइकिल पे और कस्टमर उससे पूछा क्या आपका फायदा हुआ? कि 94,000 की इसकी कीमत थी, आज मुझे 84,000 मिले। फिर मैं बजाज स्कूटर की एजेंसी पर गया, उसमें 15 से 16,000 का उसमें इजाफा हुआ। तो आज जो सामान जैसे पैकेट में है गरीब आदमियों के लिए है, चाहे दूध है चाहे दही है, उसका 0% है ना। जो 5% था उसको 0% किया। आम जो किसान के इक्विपमेंट्स है जो 12% चार्ज करते थे वो सब 5% डाल कर दिए। अब मैंने खुद जो एजेंसी के मालिक थे उनसे मैंने पूछा भाई कस्टमर तो खुश है, उसको ये पैसा लाभ, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? ईमानदारी बात कहते हो। उन एजेंसी के मालिकों ने कहा जी हम बहुत खुश हैं, हमारा जो व्यापार है एकदम से बढ़ा है। बहुत धन्यवाद। 90 रुपये